ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में दूसरे रोज सुल्तानपुर में अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान असद ओवैसी ने योगी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए हुकूमत को हर महाज पर नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए कोशा रहती हैं, मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं करती हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं, आपको ये बताने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कभी भी सत्ता में जाकर संतरी या मंत्री बनने का शौक ना कभी रहा ना कभी रहेगा। हमारा मकसद यही रहा कि मजलूम अवाम के वोट को हासिल करके जब हमारे नुमाइंदे कामयाब होकर विधानसभा या ऐवान असेंबली या फिर सांसद पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनको जरूरी है कि वो गरीब अवाम की तकालीफ को, उनके मसाइब को, उनके मुश्किलात को, उनके हक को हासिल करने के लिए, उनकी हुकूक को, उनकी जुल्म की दास्तान को, उनके इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाएं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद और मिशन रहा और इसी मकसद और मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और इतनी बड़ी रियासत में 19% यहां पर मुस्लिम अक़लियतों का आबादी में हिस्सा। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर संजीदगी से मेरी इस बात पर गौर करिए कि इतने बड़े प्रदेश में जहां पर हर बिरादरी का, हर कास्ट का उनकी एक सियासी आवाज है, उनका सियासी नुमाइंदा है। आप खुद बताइए, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है, क्या आपने अपना कोई नेता बनाया? क्या आपने किसी पार्टी को अपना एक मरकज सियासी आपने तश्कील दिया? जहां तक मेरा हाफिजा मुझे कहता है कि बरसों पहले, बल्कि आज से 55-60 साल पहले डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुस्लिम मजलिस बनाई थी, जो एक उम्मीद का एक चिराग बनकर उभरा था, उसके बाद से आज तक मुस्लिम अक़लियत की कोई क़ियादत नहीं बनी, ना कोई आपकी सफ़ों से आपका कोई नेता बना। मजलिस यही चाहती है कि आपके दरमियान में किसी को एक नेता बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ के लोधा इलाके में उस जगह का मुआयना किया जहां 14 सितंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म डिफेंस कॉरिडोर के एक यूनिट का भी संग बुनियाद रखेंगे। योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बड़ी तादाद में इस इलाके के तलबा को परेशानियां दरपेश थीं। अब अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा के तकरीबन 400 कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हो जाएंगे और आगरा यूनिवर्सिटी का लोड कम होगा। योगी आदित्यनाथ ने आज वज़ीर आज़म की आमद से कब्ल सभी तरह की तैयारियों का जायजा लिया और अफसरान को जरूरी हिदायत दी। मौके का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान ने। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे। उनके नाम पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से संपन्न होने जा रहा है। यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ कमिश्नरी से जुड़े हुए अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा से जुड़े हुए लगभग 400 महाविद्यालयों के एफिलिएशन का भी विश्वविद्यालय होगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे हैं। 14 तारीख को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आएंगे जहां राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद और डिफेंस कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा जाएगा। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से, आप देखिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं उस जगह का जहां पर
पीएम 14 तारीख को आएंगे और आने के बाद यहाँ 2 बड़े योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आज मुख्यमंत्री अलीगढ़ पहुँचे, जहाँ पूरा अमला उनके साथ मौजूद रहा। अब हर किसी की निगाह वज़ीर आज़म के उस प्रोग्राम पर लगी हुई है जो 14 तारीख को अलीगढ़ में होने वाला है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। इलाहाबाद में इंसानियत सोज मंजर सामने आया है। जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर एक बीमार मजदूर ने तड़प कर दम तोड़ दिया। बीमार मजदूर की मौत के बाद वकीलों ने कचहरी में जमकर हंगामा किया। डीएम ऑफिस के बाहर बीमार मजदूर की लाश रखकर वकला ने एहतजाजी मुजाहरा किया। वकीलों का कहना था कि बीमार मजदूर कई दिनों से सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज के लिए चक्कर लगा रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने इसको भर्ती करने से इनकार कर दिया था। बीमार मजदूर अपनी फरियाद देकर डीएम से मिलने आया था, लेकिन अहलकारों ने इसको दफ्तर में दाखिल होने से रोक दिया। कुछ देर बाद इस मजदूर की दफ्तर के बाहर ही मौत वाक़ई हो गई। बीमार मजदूर की मौत की खबर फैलते ही कचहरी के वकला डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। इनका कहना था कि सरकारी लापरवाही से एक बीमार मजदूर की मौत हो गई। हम लोग पता लगा कि यहाँ 84 नंबर के पास एक मजदूर अपने साथियों के साथ बेली अस्पताल इलाज करवाने के लिए गया। वहाँ पर कुछ गंदे कपड़े थे, डॉक्टरों ने कहा कपड़ा बदल के आओ तब इलाज करेंगे, भगा दिया। और वो डीएम शिकायत करें, डीएम गेट पे आकर उसकी मृत्यु हो गई। वो लाश पड़ी हुई है। प्रशासनिक पुलिस अधिकारी है। हम लोग कहना है कि जो प्रशासन की मतलब जो है उचित कार्रवाई लिखित दे देंगे, उसके घर वालों को पता लगाएंगे, उसके घर वालों को उचित मुआवजा देंगे और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये 5 चीजें हमको लिख के दे दें, वो लाश लग जाए ना। हमारी पुलिस लाइन मानवता के कारण जो उचित है वो अधिकारी आकर नहीं तो लाश को डीएम के बंगले पर रखेंगे और पूरे शहर को हम लोग जाम करेंगे और प्रशासन की भ्रष्टाचार खोल देंगे। लेबर चौराहा पे वो काम करता था हम लोग के साथ। 5 दिन से वो गया, बेहतर भर्ती नहीं किया। उसके बाद कल पुलिस आई, अपना भी साथी 4-5 जने गए, वहाँ 11-12 बजे तक परेशान रहे, कोई नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ आया, सुबह देखा हूँ यहाँ रहा। मैं बोला खाना खाओगे, बोला नहीं खाऊंगा। कोई उसका भर्ती नहीं किया, दवाई नहीं दी डॉक्टर लोग। बताओ ये सोई लापरवाही। क्या हो रहा था उसको, क्या समस्या आई थी? सिर्फ पेट में दर्द। फसल के वाजिब दाम और किसानों के दीगर मुतालबात को लेकर आज भारतीय किसान संघ ने मेरठ कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी धरना दिया। भारतीय किसान संघ हालांकि ज़राई क़वानीन को लेकर भारतीय किसान संगठनों के मुतालबात से इत्तेफाक राय नहीं रखता और ना ही इस मामले को लेकर किसान तंजीमों के साथ है। ताहम यूपी में किसानों के मसाइल और मुतालबात को लेकर यूपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करके अपने मुतालबात पेश कर रहा है। भारतीय किसान संघ पूरे भारतवर्ष के 527 जिला मुख्यालयों पर लाभकारी मूल्य को लेकर भारत सरकार से मांग कर रहा है कि किसानों की जो फसलें हैं उनका वाजिब दाम दिलाया जाए। भारतीय किसान संघ पूर्ण रूप से अराजनीतिक संगठन है और पूरे भारतवर्ष में 30 लाख सदस्य वर्तमान में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता हैं। महापंचायत का जो मोटिव था वो राजनीतिक था, तो राजनीतिक कोई भी बात करेगा या कोई भी किसान संगठन राजनीतिक दल से जुड़ा होगा, वहाँ भारतीय किसान संघ अपनी भागीदारी नहीं करेगा। अगर मांग पूरी नहीं की गई तो अब हमारा जो धरना चल रहा है वो फसलों की लागत का लाभकारी मूल्य के लिए चल रहा है और सरकार से यही आशा है कि लाभकारी मूल्य घोषित करे। अगर नहीं किया तो अगले 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है केंद्र सरकार को। अगर नहीं हो तो हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अजमल खां तिब्बिया कॉलेज की तारीख में पहली मरतबा खातून को प्रिंसिपल बनाया गया है। प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम शुबह अमराज जिल्द और जहराविया फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके मामूल की जिम्मेदारियों के साथ ये जिम्मेदारी देते हुए अजमल खां तिब्बिया कॉलेज का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम को 30 साल से ज़्यादा का तदरीस और तिब्बी तहकीक का तजुर्बा हासिल है। प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम ने बताया कि इनकी कोशिश होगी कि अजमल खां तिब्बिया कॉलेज और अस्पताल को मज़ीद बेहतर करें और इसके लिए यकीन है कि हर तरह का उन्हें ताउन मिलेगा। खाका बना लिया है कि मुझे किस किस्म का सुधार हॉस्पिटल में करना है। मेन टारगेट मेरा हॉस्पिटल है क्योंकि ये मरीज़ों से ताल्लुक़ रखता है। इसमें जो प्रोसीजर रुके हुए हैं मैं उनको री ओपन करने की कोशिश करूँगी। जैसे अल्ट्रासाउंड है, हमारे यहाँ 10 साल से अल्ट्रासाउंड की मशीन है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। मैं इंशाल्लाह ऐसे छोटे छोटे प्रोसीजर जो हैं, जैसे हमारे यहाँ एक्सरे प्रॉपर होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड प्रॉपर होना चाहिए, ECG मशीन ECG का काम प्रॉपर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसी में जो CCI की
डिमांड्स हमारी रहती है, जैसे सेंट्रल लैब नहीं है हमारे पास, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारे पास, मोटे मोटे पॉइंट्स मेरे दिमाग में। इंशाल्लाह मैं इन सब को लेके चलूँगी और इसके सिलसिले में ये शुक्र है कि जो हमारे डीन साहब इस वक्त यहाँ कुर्सी पे मौजूद हैं, उनकी भी पॉजिटिव थिंकिंग यही है कि हॉस्पिटल को डेवलप किया जाए और ये इंशाल्लाह हम सब मिलके एक टीम के तहत इस पे काम करेंगे। कानपुर शहर काजी और मुस्लिम समाजी तंजीम कुल हिंद जमियतुल उलूम ने आज कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम के जरिए मुतालबा किया गया है कि हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ जिस तरह मगरबी बंगाल में कानून बनाया गया, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कानून बनाया जाए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो मॉब लिंचिंग और बलात्कार जो हो रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं कि हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी को लोग अपने आप को ख़तरे में महसूस कर रहे हैं। इस तरीके की हरकतें हिंदुस्तान पर भी दाग है और हिंदुस्तान के शहरियों पर भी ये दाग है। मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून बना मॉब लिंचिंग का, इस तरीके से यूपी में भी बनना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से अवगत कराता हूँ कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये गैर महज़्ज़ब हैं और गैर शहरी हैं। इस तरीके की हरकत एक नागरिक के तौर पर ये बिल्कुल ख़राब है। इंसान को बचना चाहिए, इस तरीके की हरकतें ना हों और इसके ख़िलाफ़ एक कानून बनाना चाहिए ताकि अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करे, चाहे वो मॉब लिंचिंग की हो, चाहे वो ज़िना की हो, इस तरीके उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो और एक एक्ट बन जाए ताकि अगर कोई ये हरकत करे तो उनको सज़ा मिल सके। किसी ज़माने में मुल्क की सियासत में अपना मुनफरिद मकाम रखने वाले मुजाहिद आज़ादी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के शौहर फिरोज़ गांधी की आज 61वीं बरसी है, लेकिन खुद नेहरू ख़ानदान ने फिरोज़ गांधी की खिदमत को फरामोश कर दिया। इलाहाबाद के पारसी कब्रस्तान में वाक़ फिरोज़ गांधी की कब्र पर आज के दिन भी कोई सीनियर कांग्रेसी लीडर नहीं पहुंचा। फिरोज़ गांधी का ताल्लुक इलाहाबाद से था और इनकी वसीयत के मुताबिक इनको पारसी कब्रस्तान में दफन किया गया था। पारसी कब्रस्तान में फिरोज़ गांधी की कब्र गुमनामी का शिकार है। फिरोज़ गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस अक़लियती मोर्चे के कारकुनान ने फिरोज़ गांधी की कब्र पर गुलपोशी की और इनकी खिदमत को याद किया। देश की आज़ादी के लिए जो रोल अदा किया है वो एक युवा अवस्था के दौरान किया था। उनकी पहचान एक युवा क्रांतिकारी के रूप में हमेशा रही है और एक बेहतरीन जो है वो पत्रकार भी थे और एक लेखक भी बढ़िया थे और संसद के निचले सदन के वो राज्यसभा सदस्य भी रहे और सरकार के हमेशा जब भी वो प्रधानमंत्री के पति होने के बावजूद भी हमेशा वो सरकार के खिलाफ ही वो लिखते रहे कि वो बोलते भी रहे। फिरोज़ गांधी जी के इस समाधि पर, उसके रख रखाव पर और साफ़ सफाई पर जो है इंतज़ाम करे जाएं और यहाँ के नगर निगम को भी हम लोगों ने सूचना दी थी, काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन आप जानते हैं कि विपक्ष के साथ इस समय की सरकार किस तरीके के भेदभाव कर रही है और उसी का कमोवेश ये नतीजा है कि हम लोग पिछले कई वर्षों से इनके स्मारक पर वो कार्यक्रम करने में सफल नहीं रहते हैं जैसे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सियासी और समाजी सतह पर काम करने वाले लोग मानते हैं कि आइंदा असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा या तरक्याती काम नहीं जिसको लेकर वो आवाम के सामने जा सके। लिहाजा एक बार फिर इसे राम के नाम और राम मंदिर का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी अपना कोई काम गिना पाने में सक्षम नहीं है, न किसानों के बीच बात रख पा रहे हैं, न बेरोजगार नौजवानों के बीच, न गांव में, न गरीब के बीच, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। भगवान राम का बाजारीकरण, भगवान राम का व्यवसायीकरण और भगवान राम के मंदिर में भ्रष्टाचार जिस सरकार ने कर लिया हो, जिस सरकार ने कहा हम राम राज लाएंगे, वो गुंडा राज ले आई हो, ऐसी बीजेपी एक बार फिर भगवान राम के सहारे चुनाव जीतना चाहती। कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक कार ड्राइवर का हेलमेट न होने पर चालान काट दिया और इसी गाड़ी की ऑटो टैक्सी नो पार्किंग का चालान भी काटा। पुलिस की मनमानी से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के हाथों में कैमरे होते हैं, वो अपनी मनमानी दिखाते हैं, बगैर कानून शिकनी के फोटो खींचकर ऑनलाइन डाल देते हैं और इसकी अदायगी करनी पड़ती है। लोगों ने इंतजामिया से इस मनमानी को खत्म करने की अपील की है।
10 दिन के अंदर 2 चालान काटे हैं। पहला काट दिया है हेलमेट पे, कार दिख रही है साफ साफ, हेलमेट पे चालान काट दिया है। दूसरा काट दिया नो पार्किंग में, जिसमें मेरी गाड़ी नहीं है, ऑटो है, और नो पार्किंग में चालान काट दिया। जब से कमिश्नरेट हुई है तब से धज्जड़ियाँ उड़ा दी हैं ट्रैफिक पुलिस ने। अब वो मोबाइल पकड़ लिए हैं, हर होम गार्ड ने भी पकड़ लिया, पीछे से फ़ोटो खींच लेते। आदमी सही है तो भी पीछे से खींच लेते। अब हम प्राइवेट नौकरी करने वाले 20,000 की नौकरी करते, अगर ऐसे 20 चालान आ गए तो मेरी सैलरी पूरी गई। क्या खाएंगे और क्या घर में खिलाएंगे? तो भैया मजबूरी है, ये भी हम लगा के चल रहे हैं। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अब किस में चालान वो काटेंगे। ट्रैफिक पुलिसों की हद है, उन्होंने हद कर रखा। चलिए यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।